बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होंगे, तो आप सभी छात्र छात्राओं का मई वाला मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ऐसे में काफी विषय की परीक्षा समाप्त हो गया, लेकिन आप जानते हैं 27 मई अर्थात कि सोमवार के दिन सभी परीक्षार्थियों का, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम के आप परीक्षार्थी हैं, तो आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्न पत्र जो है, जिनका भी एग्जाम हो गया है, तो अपना आंसर की मिला लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र सेट करके भेजा है, तो आपको हर एक प्रश्न को याद करते चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न आपके इंटर फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। और जिनका भी परीक्षा नहीं हुआ है उनके लिए हूबहू ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, एक छात्र के द्वारा सेंड किया गया। तो मैंने सोचा कि इसका आंसर की हम लोग चर्चा कर लें। तो इस पूरे प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा अभी के इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लास 12 का मई वाला मासिक परीक्षा का है, 50 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। सभी विषय कोड का, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का हिंदी का प्रश्न पत्र सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 30 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है, 25 प्रश्न का जवाब देना है। और यहाँ से मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कर दूं ताकि आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ऐसे हूबहू ये आपका मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है, पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें तो कोई आपको मतलब कि ज्यादा समस्या नहीं होगा। पहला प्रश्न काफी आसान था। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, ये जो स है, 3 स हम लोग पढ़ते हैं। एक इस तरह स होता है, एक इस तरह स होता है, एक इस तरह स होता है। तो इसका हम लोग नाम ही ऐसे करते हैं, दंत स। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण दंत से करते हैं, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया, ऑप्शन ए। और इस स को क्या पढ़ते हैं? तालव्य स। तो इसका उच्चारण हम लोग किससे करते हैं? तालु से। इस उच्चारण स्थान के अनुसार इनका नाम परिवर्तन हुआ। इसे बोलते हैं मूर्धन्य स, मतलब इसका उच्चारण कहां से करते हैं? मूर्धा से। तो इसका नाम में ही इस प्रश्न का आंसर था, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। ह ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो ह का उच्चारण आप कंठ से करते हैं, ह। देखिए बोलकर भी आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपको आंसर करके आना है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। जो लास्ट में आप कोई भी चीज, जैसे हम लोग मतलब जैसे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे क ख ग घ अंग, तो लास्ट वाला अंग क्या है? अनुनासिक वर्ण। से च छ ज ज इ, फिर आपका न, फिर आपका अण, ये सभी अनुनासिक वर्ण है। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो टोटल संख्या कितना है? 5 है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर। अरे, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सम प्लस उत प्लस चय होता है, ठीक है। ऑप्शन डी। खास कोई देखिए, पहला आपका है ना, तो इसमें ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछा गया। व्याकरण से कुछ ऊपर ऊपर से प्रश्न है, पहला आपका मंथली एग्जाम है तो। और बुक से भी आगे प्रश्न है, तो मैं दिखा दूंगा कि एक चैप्टर बालकृष्ण भट्ट वाला बातचीत से पूछा गया है, और एक चैप्टर आपका जो पद खंड शुरू हो रहा है आपका मलिक मोहम्मद जायसी वाला कड़बक, उसी से प्रश्न है। बाकी कहीं से भी प्रश्न नहीं लिया गया है। कह रहा, आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सर्वनाम है? तो क्या से देखिए हम लोग प्रश्न पूछते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। करे, राम ने भिखारी को पैसा दिया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो राम ने, तो कर्ता ने, कर्म को, तो कर्म कारक की विभक्ति है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सही लिखा गया है? तो देखिए, आकाश भी गलत है, पत्नी भी देख रहे हैं गलत है, रात्रि भी गलत है, तो कौन सही लिखा गया है? असुर बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, मैं पूरा सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब 4 वाक्य लिखा गया, इसमें से कौन शुद्ध है? वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, तो यही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करे, अमावस्या शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा। अमावस्या मतलब पूरा रात का, जब मतलब कि अंधेरा हो, और पूर्णिमा मतलब पूरा रात जब मून लाइट आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करे, कनक शब्द का अर्थ है? तो कनक मीन्स क्या होता है? सोना। आप जानते हैं सोना का पर्यायवाची क्या होता है? कनक होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजगृह में कौन सा समास है? तो देखिए, राजगृह मतलब राजा का घर, राजा का गृह, तो उत्तर पद प्रधान है, तो इसलिए तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कि लोटा डोरी, भाई बहन। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक, जैसे पंचवटी, त्रिकोण। बहुब्रीहि में क्या होगा? कोई अन्य पद प्रधान होगा, जैसे लंबोदर वगैरह। चलिए आगे बढ़ेंगे।
कह रहे आपसे कि पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में। तो पराजय में क्या लगा है, परा लगा है, देख लीजिए ऑप्शन डी। पराजय में क्या लगा है, परा उपसर्ग, तो पराजय बना। कह रहे देहाती शब्द में प्रत्यय है, तो देहाती, तो प्रत्यय में अभी बताया कि बाद में लगता है, तो देहात में ई प्रत्यय लगा है तो देहाती बन गया, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे मूंगा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो मूंगा जो है ये आपका रत्न होगा रहा है, और रत्न का नाम पुल्लिंग होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17 पे प्रश्न आपसे पूछा है, जो सबको समान भाव से देखे इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द। तो दूरदर्शी, जो दूर की बारे में सोचे देखे। मितभाषी का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि मधुर बात करे। धर्मात्मा, जिसके आत्मा में धर्म बसता हो। समदर्शी मतलब जो सबको समान भाव से देखे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है। तो कमल का क्या होता है, सरोज होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। माधवा आप जानते हैं कृष्ण को बोलते हैं। अच्छा, पीयूष मत अमृत होता है। नीलय मतलब क्या होता है, नीलय, निकेतन, सभी घर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 19 से जो है आपके बुक खंड से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। अभी तक हिंदी व्याकरण से प्रश्न मिल रहा था, और मैं बताया कि बुक में पहला चैप्टर आपका गद खंड से और पहला पद खंड से सारा प्रश्न है। कह रहे बालकृष्ण भट्ट का जन्म। देखिए पहला प्रश्न बातचीत से प्रश्न आ गया कि पहला आपका जो चैप्टर है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो 23 जून 1844 को, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण जो भट्ट थे वो आप जानते हैं भारतेंदु युग के निबंधकार थे, तो ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ध्यान देंगे नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी भी इनकी रचना है, प्रश्न पूछा है, नहीं है। 100 अजान एक सुजान भी है, तो ये भी नहीं होगा। सद्भाव का भाव है, तो कौन नहीं है, परीक्षा गुरु नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। कह रहा है आपसे कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो किसने रखा था एडिशन के श्रेणी में इन्हें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो सभी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। कह रहे बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, इसको बालकृष्ण भट्ट सबसे उत्तम तरीका मानते हैं, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहे मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो ये देखिए मैं बोला कि पहला कविता कड़बक से सभी प्रश्न मिलना शुरू हो गया। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे निम्न में मलिक मोहम्मद जायसी रचित रचना कौन है। तो पद्मावत है, बउआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहे मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से कैसे वंचित हुए। देखिए ऐसे तो आपको 25 प्रश्न ही बना कर आना है, बट मैं पूरा आपको बोला कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, ताकि ये सभी प्रश्न आप याद कर लेंगे, जिनका भी एग्जाम हो गया उनके लिए आंसर की के रूप में कार्य करेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से कैसे वंचित हुए, हालांकि इसको लेकर आपके पाठ्य पुस्तक में कोई भी चर्चा नहीं है। अगर आप पाठ्य पुस्तक का अपना पहला कड़बक पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है मलिक मोहम्मद जायसी के जीवनी में कि चेचक से, वो चेचक से क्या हो गए, रूपहीन हो गए, और उसके बाद जो है एक आंख और एक कान से वंचित हो गए। ठीक है, तो वहां पे कहीं पे भी चर्चा नहीं है, तो इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चेचक से आदमी का आंख कान नहीं जाता है, सिर्फ आदमी रूपहीन हो सकता है, चेहरा वगैरह पे दाग वगैरह हो जाएगा, तो वो उनको हुआ था चेचक से। बट लिखा है तथा एक और आंख एक कान से वंचित, सिर्फ इतना बताया है। बट आगे के कक्षा में जाकर आप मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुर्घटना के कारण एक हादसा हुआ था, मतलब दुर्घटना हुआ था, इसी वजह से वो बाईं आंख और कान से वंचित हो गए थे। तो फिलहाल इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 25 प्रश्न बनाना है, ऐसे जाना है तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में संकलित जायसी रचित कड़बक शीर्षक कविता जायसी के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पद्मावत से लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, जायसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आसान प्रश्न है। कर मलिक मोहम्मद जायसी रचित कड़बक शीर्षक कविता की भाषा क्या है। तो अवधी भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किसको दी है। तो दर्पण को दी है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो मैं 30 में 30 सही सही आपको आंसर की बता दिया, आपको कोई 25 ही बनाना था। याद करने के लिए आप 30 में 30 कर सकते हैं, क्योंकि यहां से एक आध प्रश्न फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाता है।
अब आइए देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। आपको सबसे पहले पूछा कि एक निबंध लिखना है अखबार पर, गणतंत्रता दिवस, शिक्षा का महत्व, मेरे सपनों का भारत। गणतंत्र दिवस का मतलब जो 26 जनवरी है और स्वतंत्र दिवस का मतलब 15 अगस्त। तो चलिए मैं पूरा इसका सॉल्यूशन ही आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ पे सबसे पहला निबंध था, तो 26 जनवरी पर मैं निबंध तैयार कर दिया। वैसे पूरा लिख दीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू हुआ और हम गणतंत्र हुए। 26 जनवरी 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। सभी जो हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे आर्ट्स स्ट्रीम में, उनको तो ये सभी मालूम होगा। ठीक है, तो आप 26 जनवरी के बारे में ऐसे ही लिख सकते हैं। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। यूं तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, तो भूमिका में इतना आपको लिख देना है। और फिर इसके राष्ट्रीय पर्व क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पर्व के लिए विशेष समारोह के आयोजन किया जाता है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। समूचे देश के विभिन्न भागों में असंख्य व्यक्ति समारोह में सम्मिलित होने तथा इसकी शोभा देखने के लिए आते हैं। यह दिन सचमुच भारतवर्ष में बड़े उत्साह तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। समूचे देश में अनेकानेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रदेश की सरकारें सरकारी स्तर पर अपने अपने राजधानियों में तथा जिला स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा अन्य अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। फिर गणतंत्रता दिवस के बारे में आप बता सकते हैं कि गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। आगे इस समारोह का विशेष आकर्षण गणतंत्र दिवस परेड के बारे में कुछ आप लिख सकते हैं कि इस परेड में भारत के राष्ट्रपति जवानों की सलामी लेते हैं। थल सेना, जल सेना और वायु सेना के विशिष्ट जवान इसमें भाग लेते हैं। हमारे पास जो भी विशिष्ट अस्त्र शस्त्र है उनका प्रदर्शन करके हमारी सैन्य शक्ति को दर्शाया जाता है। परंपरागत रूप से इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष किसी अन्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष अथवा किसी महत्वपूर्ण हस्ती को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। उपसंहार आप अंत यहीं पे कर सकते हैं, और कुछ आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। अतः हमें सतत ध्यान रखना चाहिए कि इस पवित्र तिथि का उद्देश्य कभी भी धूमिल न होने पाए। हमें अपने गणतंत्र की बागडोर वैसे सच्चे प्रतिनिधि को ही सौंपे जिनसे देश का कल्याण हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया था। दूसरे नंबर पे प्रश्न पूछा था कि कुछ प्रश्न दिया था, 8 प्रश्न था। कहा था कि 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मैं कोई 4 प्रश्न आप बना सकते हैं, मैं इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर लिखा हूं। पहला प्रश्न था कि कड़बक शीर्षक कविता के अनुसार किस तरह की लेई से जायसी ने प्रेम कथा को जोड़ा है। तो आप जानते हैं जो जायसी जो है रक्त रूपी लेई से अपने प्रेम कथा को जोड़े हैं। तो थोड़ा सा आपको उत्तर लिख देना है कि कविवर जायसी कहते हैं कि कवि मुहम्मद ने अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। इस काव्य को जिसने भी सुना उसकी प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। तो 4 प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो एक पर जो पूछा था मैं उसका उत्तर तैयार किया हूं। जो 4 पे पूछा है कि कड़बक शीर्षक कविता के अनुसार जायसी की इच्छा क्या है, तो कवि ने इच्छा प्रकट की है कि जिस प्रकार फूल के नष्ट हो जाने पर उसकी खुशबू नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार कवि की मृत्यु के बाद भी लोग उसके यश को याद रखेंगे। यह चूंकि कुरूप है लेकिन वो अपनी रचनाओं के एक अपार मानवीय सौंदर्य और प्रेम का विधान करता था। कवि चाहता है कि उसकी देह की समाप्ति के बाद भी लोग इनकी सुंदरतम कृतियों की वजह से याद रखें, क्योंकि कवि आप जानते हैं चेचक के चलते रूपहीन हो गए हैं। एक हादसा की वजह से उनका बाईं आंख और कान चला गया था, तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनके रूप से, उनके शरीर से नहीं बल्कि उनका जो कृति है, जो रचना है, उसके अनुसार उनको याद रखा जाए। 2 प्रश्न था और 2 प्रश्न में आपको हिंदी व्याकरण से लिखकर उसका उत्तर तैयार कर दिया हूं। जैसे एक प्रश्न था 7 पे पूछा था कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए इसके भेद को लिखे, तो मैंने उसका उत्तर लिखा है कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। पशु तो जाति का बोध कराता है, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना, ये सभी क्या संज्ञा है। और संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। से आपको उत्तर लिखना था। एक और 4 प्रश्न का उत्तर लिखना था। चौथा पे पूछा था कि मिश्र वाक्य से आप क्या समझते हैं, तो वैसे उत्तर आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं मिश्र वाक्य में क्या होता है, तो इस वाक्य में जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ठीक है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। 4 ही प्रश्न का उत्तर लिखना था। तीसरे नंबर प्रश्न पे आपसे पूछा था कि अपने विद्यालय के प्रधान
प्रधानाचार्य को 2 दिन के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र मतलब आवेदन पत्र। देखिए कितना आसान है, आप लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पे हमने अपने एक चैनल का नाम लिखा, आप जो भी आपका स्कूल होगा उसका नाम लिख सकते हैं। महाशय सविनय निवेदन है कि मुझे जरूरी काम से 2 दिन तक घर पर रहना पड़ रहा है, इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। तो दिनांक आप जो भी दिनांक चाहें, आप चाहें तो एग्जाम वाला डेट से 2 दिन चढ़ा सकते हैं, तो 2 दिन की अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। आगे आप लिख सकते हैं कि श्रीमान आपके इस कार्य के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी इसी से अपना नाम क्लास वगैरह आप जानते हैं, और आवेदन पत्र में ऐसे घींच दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि इसका उपयुक्त मतलब गद्यांश दिया था, कहा था कि इसका संक्षेपण कीजिए और शीर्षक दीजिए। तो चरित्र निर्माण को लेकर वो था, तो मैं चरित्र निर्माण इसका शीर्षक दे दिया और इसके बारे में मैं लिख दिया हूं। और एक और प्रश्न था 5 नंबर पे कि सप्रसंग व्याख्या करना था आपको, पहला चैप्टर से था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो उसका पूरा यहाँ पे उत्तर मैं तैयार कर दिया हूँ। अब चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आकर इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट स्पेलिंग जो लिखा हुआ आ रहा होगा यहीं टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो क्लास 12 नामक कैटेगरी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 12, यहाँ पे सबसे ऊपर है 12 हिंदी मंथली एग्जाम मई 2024 आंसर की। देखिए 12 में सबसे ऊपर पोस्ट है, ठीक है, तो क्लास 12 कैटेगरी में आपको आना है और इस पोस्ट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक किया। यहाँ से नीचे की तरफ बढ़िएगा तो पूरा यहाँ पे प्रश्न पत्र का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है ताकि आप पहचान पाए किस डेट का एग्जाम है। पूरा ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे सही आंसर की देखिएगा, यहाँ से आप मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, यहाँ पे डाउनलोड बटन बना है, सिंपल सा आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरह आपका पीडीएफ जो मैं दिखा रहा था वो डाउनलोड करके ओपन कर रहा है। आपको ये जैसे ही अपने मोबाइल फोन में इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर मान लीजिए डाउनलोड वगैरह करने में कोई भी दिक्कत आता है तो ऑब्जेक्टिव का उत्तर तो यहीं से आप लिख लेंगे यहाँ पे, और सब्जेक्टिव का उत्तर तो यहाँ पे नीचे की तरफ मैं लिख दिया हूँ तो यहाँ से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर कंप्लीट है। ऐसे मैंने पूरा सॉल्यूशन भी करा दिया। आपको AR कैरियर पॉइंट सर्च करना है, arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी के पहले पोस्ट से आकर अपना पूरा डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।